बिल्कुल सीधे तौर पर संगठन को मजबूत करते हुए किस तरीके से पार्टी को, सरकार को चुनावी मैदान में उतरना है, इस पर तो फोकस रहा, लेकिन जन भागीदारी किस तरीके से बढ़ाई जाए इस पर भी पूरी तरीके से फोकस रहा। ठीक है, लौटेंगे अमित आपके पास। यतेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। यतेंद्र, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता दें कि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी के कामों की जमकर तारीफ की गई। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। 2000 जनवरी में पहला कोरोना की टेस्ट पॉजिटिव भारत में हुई। विश्व में उसकी कोई अनुभव नहीं था, उसकी निदान कैसे होगा उसको किसी को कल्पना ही नहीं थी। लेकिन 9 महीने के अंदर अप्रैल महीना में 2000 अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री जी वैक्सीनेशन के लिए टास्क फोर्स बनाते हैं, स्वयं उस लैबोरेटरीज को पहुंचते हैं, वैज्ञानिकों की हौसला बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। उसकी सुखद परिणाम आज देश 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पूरा कर चुका है। आबादी की 30% से ज्यादा लोग डबल वैक्सीनेशन ले चुके हैं। WHO जैसे संगठन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को मान्यता दे चुका है। यह सब भारतीय लोगों की कोरोना से लड़ने की सामूहिक प्रयास है, प्रचेष्टा है, डिटर्मिनेशन है। जम्मू कश्मीर हमारी देश की अविच्छेद्य अंग है। यह हम विशेष करके भारत की एक तबका जब धारा 370 लागू हुआ उस समय से भारत की संसद से लेके भारत की गलियारों में श्यामा प्रसाद जी की बलिदान से लेके आगे, मित्रों मैं आपको स्पष्ट करूं, धारा 370 कोई एक पार्टी विशेष की नारा या दायित्व नहीं था। जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के विद्यार्थी हैं वो भली भांति जानते हैं, कांग्रेस की नेतृत्व भले ही 370 उस समय में लागू करवाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी तथा पार्लियामेंट में अनेक सदस्यों ने शुरुआत की दौर से धारा 370 जो अस्थायी था उसको उच्छेद किया जाए, नहीं तो जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हो पाएगा। वहां के गरीबों की, वहां की आदिवासी, वहां की वंचित वर्ग, वहां के पिछड़े, वहां की पहाड़ी लोग, उनकी विकास नहीं हो पाएगा। ये महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, ये शंका शुरू से की गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी की कौशल्य के कारण आज जम्मू कश्मीर संपूर्ण विकास की राह पे चल चुकी है। और यतेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, पिछले 7 साल में केंद्र सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही, उस पर भी ये बैठक केंद्रित रही और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के जरिए विजय मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे, जिस पर हर किसी कार्यकर्ता की, हर किसी नेता की नजर टिकी हुई है। तो कितनी देर बाद ये संबोधन होने वाला है पीएम मोदी का? देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग सुबह करीब 10 से सवा 10 बजे के बीच में शुरू हुई और सुबह ही प्रधानमंत्री मोदी कार्यकारिणी के शुभारंभ से कुछ देर पहले ही मीटिंग स्थल पर पहुंच गए। तो और माना यही जा रहा है कि जो 5 चुनावी राज्य हैं उनमें क्या बीजेपी रणनीति बनाएगी, किस तरह से मंथन होगा। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने अपनी बात सामने रखी, पार्टी किस लाइन पर आगे बढ़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, संगठन को कैसे मजबूत किया जाएगा, उसको तो लेकर बातचीत की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो लाभकारी योजना है, जो जनहित को ध्यान में रखकर की गई है, जो लोक कल्याणकारी कामों के लिए की गई हैं, उनका भी उन्होंने बखान किया और साफ तौर पर बताया कि अगर आज पार्टी मजबूत है तो उसमें एक बड़ा रोल प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए कामों का, और वही काम उनका अनुसरण बीजेपी शासित राज्य कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि आज विश्व के लोकप्रिय नेता, सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी को चुना गया। मीटिंग स्थल पर भी देख सकते हैं कि विश्व प्रिय नेता का एक बड़ा होर्डिंग यहाँ पर लगाया गया, यानी मैसेज साफ तौर पर चुनावी तौर पर भी दिया गया है।
कि प्रधानमंत्री मोदी का तो चेहरा होगा ही, लेकिन उनके कामों को आगे रखकर बीजेपी आगे बढ़ेगी और बताएगी कि अगर मोदी सरकार है तो जनहित के कामों की कोई कमी नहीं होगी और जो काम कल्याणकारी काम हो सकते हैं वो मोदी सरकार उन्हें करने में भी पीछे नहीं हटेगी। साथ ही साथ एक दो मैसेज और यहाँ पर दिए गए हैं चुनावी राज्यों की रणनीति को लेकर। सबसे पहला जो छठ, जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो छठ पूजा करने वाली जो व्रती महिलाएं, उनसे उन्होंने बातचीत की, उनसे उन्होंने उनका अभिवादन किया। एक मैसेज साफ तौर पर राजनीतिक तौर पर दिया गया है। जो छठ पूजा को लेकर लगातार राजनीतिक विवाद जो सामने आ रहा है उसको लेकर बीजेपी का समर्थन प्रधानमंत्री मोदी ने जो बिल्कुल यतेंद्र, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये महामंथन लगातार जारी है और इस महामंथन से क्या कुछ महाविजय मंत्र निकलेगा, इस पर हम सभी की नजरें टिकी हुई है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में चल रही बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा का मुद्दा उठा। धर्मेंद्र प्रधान ने वोटिंग के बाद बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी बंगाल की जनता के हक के लिए लड़ाई जारी रखेगी। वहीं निर्मला सीतारमण ने बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा की कड़ी निंदा की। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी बंगाल में अपनी कार्यकर्ताओं की कानूनी लड़ाई में पूरी मदद करेगी। 2021 की विधानसभा की पहले, उसकी पूर्व विधानसभा में 2016 में पार्टी की वोट परसेंटेज नगण्य था। आज पार्टी की वोट परसेंटेज 38% हुआ है। 18 लोकसभा, 77 विधानसभा, 77 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में बंगाल की आशीर्वाद हमें मिला है। बंगाल आप सब जानते हो, उसके अंदर वहां के नागरिकों ने नरेंद्र मोदी जी पे, भारतीय जनता पार्टी पे आस्था जताई। निर्वाचन उपरांत इलेक्शन की बाद में हमारी 53 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। लगभग 1 लाख लोग अपने घर छोड़ के शेल्टर हाउस में हैं। पार्टी वहां रिलीफ वर्क कर रही है। वहां तक कि अभी जब मोदी जी ने कोरोना की टीका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा चुके हैं, आज भी बंगाल में पार्टी आधार में टीका देने के कार्यक्रम किया जाता है। यह तो अमानवीयता का चरम निदर्शन है, इनह्यूमैनिज्म की चरम उदाहरण है। उसी स्थिति में बंगाल की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तहत खड़ी है। यह नड्डा जी ने दोहराया है और हमें उन्होंने आज आह्वान किया कि आने वाले जब भी चुनाव होगा बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल में प्रजातंत्र को बहाल करने के लिए, संविधान को बहाल करने के लिए, अराजक तत्वों को प्रजातांत्रिक उत्तर देने के लिए हम लड़ेंगे। बंगाल की जनता और बंगाल की विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और वहां की राज्य नेतृत्व के साथ पूरा देश खड़ी है।